अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है एग्जांपल 4 की सेंस में कि एक कॉपर बार, जो थिन बार हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसकी जगह अब हम एक जो मटेरियल है वो कॉपर का ले रहे हैं। कॉपर की एक छोटी सी वायर है विद लेंथ 80 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। हैज़ एन इनिशियल टेम्परेचर, ये जो उसकी इनिशियल वैल्यू है ये आपकी यू एक्स ऑफ जीरो बनेगी ना, जो प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे एफ ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअली इनिशियल टेम्परेचर है उस कॉपर बार का इन डिग्री सेंटीग्रेड्स। आपको पता है कि टेम्परेचर के तीन है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये डिग्री सेंटीग्रेड में यूनिट्स में इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। द एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो कॉपर बार है उसके दोनों एंड्स पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तीन बाउंड्री कंडीशंस बनती हैं। इस इधर से सिर्फ पहली लाइन से आपको एल के बारे में पता चला, लेंथ। ये जो है ये आपको इनिशियल कंडीशन दे रही है यू एक्स ऑफ जीरो, और ये बोथ एंड्स केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं एट बोथ हैं। ये यू जीरो ऑफ टी भी जीरो और यू 80 ऑफ टी भी जीरो। 80 इसलिए कि यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है। ये तो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट डिमांड क्या हो रही है? हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बार में वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप हो जाए। इसके लिए कह रहा है कितना टाइम लगेगा। इनिशियली टेम्परेचर ये है बार का, और कहता है कि कितना टाइम बाद उस बार का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। कॉपर हैज ए डेंसिटी, ये कॉपर की डेंसिटी की वैल्यू है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि स्पेसिफिक हीट इसकी दी हुई है 0.092 कैलोरीज पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है 0.95 कैलोरी इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि आपको सी स्क्वायर जो हीट इक्वेशन में यूज होता है ये कैलकुलेट करना है, इसलिए इसने के, सिग्मा और रो तीनों की वैल्यूज हमें दे दी। और अगर हम तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो हमें सी स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में हीट इक्वेशन के यूज होता है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.158 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि जब हम हीट इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसकी राइट साइड के ऊपर एक कांस्टेंट आता है जो कि सी स्क्वायर होता है। वो सी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये इनिशियल कंडीशन देखें तो हम डायरेक्ट क्योंकि बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम ये यहाँ तक सोल्यूशन में पहुंच चुके थे। यू एक्स ऑफ जीरो इसके बराबर आता है बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू एफ ऑफ एक्स। यही जो हमने प्रीवियस सोल्यूशन निकाला था, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आज क्या था जनरल के लिए। तो यहाँ से अब एफ ऑफ एक्स हमें पता है ना, यहाँ से हम बी एन निकालेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बी एन निकालने के लिए ये फार्मूला है जो कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से यूज होता है। अच्छा, तो आए फिर यू एक्स ऑफ जीरो, ये आपके पास आ गया बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 साइन 3 पाई एक्स ओवर 80। ये यहाँ से आया 100, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, यू एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 100 साइन 3 पाई एक्स ओवर 80। अब अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो गौर करें जरा, इधर तो बी एन है, तो बी एन लाइक दैट ये कुछ इस तरह का होगा, और दूसरी बात है यहाँ पे n है, यहाँ पे 3 है। अब ये समेशन में लिखा हुआ है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में इनफिनिट टर्म्स हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं?
इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड सो ऑन। अब समझ गए होंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिट टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म है। ठीक होगी बात। अब इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड के बी एन इन्फिनिट कांस्टेंट्स थे, एक नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं। वजह राइट हैंड साइड में जो एक टर्म है, उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये समेशन है ना, इन एन वेरीज 1 टू इंफिनिटी, ये सब मेरे ऐसा लिखा हुआ है b1 sin पाई x ओवर l प्लस b2 sin 2 पाई x ओवर l प्लस b3 sin 3 पाई x ओवर l प्लस b4 sin 4 पाई x ओवर l एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं। राइट हैंड साइड में ओनली वी हैव वन टर्म। तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो होगा 20 का, बाकी सारे जीरो होंगे। अब हमें कैसे पता चला कि कौन सा कांस्टेंट नॉन जीरो होगा? तो इधर गौर करें, यहाँ 3 है, यहाँ n है, तो पता चला n जब 3 होगा तो ये नॉन जीरो होगा, बाकी सबके लिए जीरो। तो b1 जीरो, b2 जीरो, b3 ये तो 100 हो गया क्योंकि L80 है, b3 100 हो गया, b4 0, b5 0, b6 0 एंड सो ऑन। अब बाकी इन्फिनिट सारे कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा b3 जो कि 100 के बराबर आएगा, और n यहां से 3 मिल गया। तो दो चीजें हमें इस कंडीशन में मिल गई, एक b की वैल्यू और एक n की वैल्यू। अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो हमारे सोल्यूशन में ये आ जाएगा ux ऑफ t 100 साइन 3 पाई x ओवर l e माइनस लेमडा 3t। ये लेमडा जो था ना, आपको पता है लास्ट में ये कांस्टेंट आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो था n स्केयर पाई स्केयर ओवर l स्केयर। अगर आप देखें तो ये था c n पाई ओवर l। और ये भी कहाँ से आया था, अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन से आया था। ये देखें, जब हमने इसको सॉल्व किया था तुम्हारे पास ये लेमडा की वैल्यू आ रही है। अगर आप ये गौर करें तो इधर से सी एन पाई ओवर एल, तो यहाँ जा जाएगा सी स्केयर एन स्केयर पाई ओवर एल। तो ये लेमडा की वैल्यू है। ये देखें सी स्केयर एन स्केयर पाई स्केयर एल, स्केयर है लेमडा की, इसलिए मैं स्केयर्स में कर रहा हूँ। अब देखें एल पता है हमें, सी कैलकुलेट कर चुके हैं, एन 3 निकल आया, पाई की वैल्यू वैसी पता, तो लेमडा की कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही कुछ करना है हमने ताकि लेमडा निकल आए। पहली बात है ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया। इसमें एक टर्म आ गई 100 साइन 3 पाई एक्स ओवर एल, एल यहाँ 80 दिखना चाहिए था, दैट्स गुड बेटर। अब e की पावर माइनस लेमडा 3 स्केयर टी, n था ना 3 स्केयर टी हो गया, और लेमडा 3 स्केयर कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 3 का स्केयर, c स्केयर पाई स्केयर एल स्केयर, एल 80 है, c हम वैसे ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखें 1.158, पाई की वैल्यू 3.14, सारी वैल्यूज आप पुट करें तो लेमडा कांस्टेंट एक वैल्यू आ गई 0.01607, ये यहां पुट कर दें। अब हमने ये कहा था कि टाइम निकालना है जिसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप राइट हैंड साइड में 50 रख लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या रख लेंगे 50। जब हमने राइट हैंड साइड में टेम्परेचर की वैल्यू 50 रख ली, तो हमें अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 100 साइन 3 पाई एक्स ओवर 80 और e की पावर माइनस दिस वन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो है 0.0167 आ जाएगी। अब हम सारी वैल्यूज अगर हम पुट करके ये 100 को इधर डिवाइड कर दें 50 के ऊपर, ये बनेगा 0.5 और e की पावर माइनस लेमडा 3 स्केयर टी। अगर हमें t निकालना है तो हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 और ये माइनस लेमडा स्केयर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 43 सेकेंड। तो 43 सेकेंड के बाद जो कॉपर की बार है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे तो बिल्कुल इसके अराउंड आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट्स।
हमने टेम्परेचर ऑफ जो कॉपर बार है उसको हमने क्या किया, ये कैलकुलेट कर लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कब जाएगा, आफ्टर आफ्टर 43 सेकेंड्स के बाद। ओके, उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब देखें, स्टडी, ऊपर वाला प्रॉब्लम था अनस्टडी, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व हो जाए। याद रखना, जब कभी भी किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम आ जाए तो वो अनस्टडी होता है, और अगर टाइम वाली टर्म 0 के बराबर हो, टाइम वाली टर्म ना हो, तो फिर वो स्टडी हो जाता है। अब यह स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम, स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी और राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है। स्टडी मींस पार्शियल यू पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम नहीं है, 2 डायमेंशनल, राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, और है ये हीट इक्वेशन। तो ये है ना हीट इक्वेशन 2 डायमेंशन में। अब इसको आप 0 कर लें, पार्शियल यू पार्शियल टी को, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो ये बनता है, इसे कहते हैं स्टडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें सी स्क्वायर भी 0 पे डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। ये लिखा है, वी शो अनदर एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन 2 डायमेंशनल स्टडी। स्टडी मींस टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज पार्शियल इज इक्वल टू 0 हीट प्रॉब्लम। द हीट इक्वेशन इज दिस, ये हीट इक्वेशन है, इसको हमने 0 के बराबर रख लिया, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन गई, पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास एक तरह की लैपलास इक्वेशन भी है 2 डायमेंशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखा है कि लैपलास इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्टेडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प बात है जो हमने एक नई चीज सीखी है आज के लेक्चर में, कि लैपलास इक्वेशन और स्टेडी 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम ये दोनों सेम चीजें हैं। Several boundary value problems can be considered in the region of XY plane। अब XY plane की बात क्यों हो रही है? मैंने कहा था ना पिछले लेक्चर में कि जो बार है वो बहुत थिन है, बहुत ही पतला है, इतना पतला है कि Y की तरफ डिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ X की तरफ है। लेकिन अब ये समझें कि आपका ये जो बॉडी है, ये जो मटेरियल है, वो 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल का मतलब आप यूं समझ लें कि आपके पास जिस तरह का व्हाइट बोर्ड होता है, इस तरह की एक शीट है ना, लोहे की शीट, जिसमें एक्स भी है और वाई भी है। मैं आगे जाके आपको दिखा दूं, ये देखें, बिल्कुल ये एक शीट है, समझ लें ये पूरी लोहे की शीट है। अब इसमें देखें एक्स का भी डिस्टेंस है और वाई का भी डिस्टेंस, तो अब हीट फ्लो हर जगह पे होगी। अब रॉड में सिर्फ इस जगह होती थी ना, अब इस शीट में किसी भी जगह किसी भी लोकेशन पे आप हीट बता सकते हैं और किसी भी टाइम पे बता सकते हैं। ये है भाई डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल स्टेडी प्रॉब्लम। तो 2 डायमेंशन जब बात होगी तो वो थिन रॉड की बजाय अब ये शीट हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो कहता है कि सेवरल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि इक्वेशन एक है, अब इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज करते जाए तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम जनरेट होते रहेंगे। इसलिए बात करता है कि सेवरल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कैन बी कंसिडर्ड इन ए रीजन आर ऑफ द एक्स वाई प्लेन एंड ए गिवन बाउंड्री कंडीशन ऑन द बाउंड्री कर्व सी ऑफ आर। तो हम इसके बेशुमार प्यारी बात तो है प्रॉब्लम्स कंसिडर कर सकते हैं, और हमें बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि एक्स और वाई है, एक्स का भी डबल डेरिवेटिव है, वाई का भी डबल डेरिवेटिव है, तो हमें टोटल 4 कंडीशंस की जरूरत है, बाउंड्री कंडीशंस की। 2 एक्स पे चाहिए और 2 वाई पे चाहिए। अब ये 4 बाउंड्री कंडीशंस जितनी तरह की चेंज करते जाएंगे उतने प्रॉब्लम्स बनते जाएंगे। अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस यू के ऊपर भी हो सकती हैं, एक बाउंड्री कंडीशन यू पे, एक डेरिवेटिव पे, दोनों डेरिवेटिव्स पे, या इनके कॉम्बिनेशंस पे। तो
बेतहाशा प्रॉब्लम्स इससे बन सकते हैं या हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यही कहता है कि फर्स्ट बाउंड्री प्रॉब्लम और डिरिचलेट प्रॉब्लम, सबसे पहले जो है बीवीपी जो प्रॉब्लम बनता है वो डिरिचलेट प्रॉब्लम बनता है। अब डिरिचलेट प्रॉब्लम क्या है? डिरिचलेट प्रॉब्लम ये आता है कि हमें यू के बारे में पता हो, हमें u एट 0 भी पता हो, u एट l भी पता हो और u एट b भी पता हो। मतलब हमें दो y के एंड्स और दो x के एंड्स पे वैल्यूज पता हूं। अंडरस्टैंड? इसी तरह इसे कहते हैं डिरिचलेट, इसमें u पे वैल्यूज पता होंगी। सेकंड बीबीपी, इसको कहते हैं न्यूमन प्रॉब्लम। न्यूमन प्रॉब्लम ये होता है कि अब दोनों इंफॉर्मेशन या चारों बाउंड्री कंडीशंस डेरिवेटिव्स के ऊपर, अंडरस्टैंड, कि चारों के चारों जो आपके पास इंफॉर्मेशन है टेम्परेचर की, वो यू के ऊपर ना हो बल्कि यू का डेरिवेटिव के ऊपर हो, जिसे हीट फ्लक्स कहते हैं। तो हीट की बजाय टेम्परेचर के बजाय टेम्परेचर फ्लक्स के बारे में पता हो। तीसरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं मिक्स्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या फिर इसको रॉबन प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब ये रॉबन प्रॉब्लम क्या बला है? रॉबन प्रॉब्लम में ये होता है कि यू जो है वो सी के कुछ पोर्शन के ऊपर प्रेस्क्राइब्ड हो और कुछ आप उसके डेरिवेटिव के ऊपर इसकी वैल्यू बताओ। तो मिक्स्ड इसे इसलिए कहते हैं ना कि u प्लस डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव पे हमें इंफॉर्मेशन पता हो। तो ये तीन तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। हम पहले जरा डिरिचलेट प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिस पे हम टेम्परेचर देखते हैं। अब देखें, गौर करें, अब गौर करें, ये U0 लिखा हो। U0 का मतलब है कि अब यहां से यहां तक टेम्परेचर पता है और उसकी वैल्यू 0 है। मतलब 0 से A तक पूरे x एक्सिस पे जहां y 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 पता चल गई हमें। दूसरी गौर करें, ये u इज इक्वल टू 0, यहां से यहां तक इस पूरे रीजन में टेम्परेचर नहीं है भाई। वहां याद हो आपको तो एक जो एंड पॉइंट था वो 0 पे था, लेकिन यहां भी अगर देखें तो एक पूरी स्ट्रिप, एक्स एक्सिस वाली ट्रिप, जो पूरा एक साइड है उस पे टेम्परेचर वैल्यू पता है। ये देखें ना, टोटल रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं भाई? 4। तो इसलिए हमें 4 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अब इस साइड पे यूज 0 एक्स एक्सिस पे, ठीक होगी बात। और इसी तरह वाई एक्सिस पे ये साइड पे टेम्परेचर 0 है, ये थर्ड साइड है इसमें भी टेम्परेचर 0 है, और जो फोर्थ साइड है ये समझ ले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 नहीं दी हुई, दी भी जा सकती थी, ये भी 0, लेकिन अगर ये 0 हो सारा कुछ और फिर हीट ही ना हो भाई। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए कम से कम दो साइड्स को डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब इस साइड और इस साइड का टेम्परेचर हम डिफरेंट करने के लिए हमने इसको कह दिया कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, स्टेडी टू डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वी विल सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अभी इस क्लास में हम इतना ही काफ़ी है कि हमने काफ़ी इसकी बाउंड्री को समझ लिया। तो कंसिडर द पिक्चर अबव, द बाउंड्री कंडीशंस आर स्पेसिफाइड, अप्लाइंग द मेथड स्पेशल वेरिएबल। तो फिर हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे। वैसे आप करते रहे हैं सोल्यूशन, लेकिन मैं इसको सॉल्व करवा के इसको हम इंटरप्रेट भी करेंगे। सो आई होप सो कि ये चीज़ सारी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। पिछला प्रॉब्लम वो एक थिन बार से रिलेटेड था, फिर हमने उसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जो कि एक कॉपर बार से ले लिया। अब ये जो प्रॉब्लम था ये 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम है, और 2 डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि इसमें जो शीट के ऊपर हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अब जो टेम्परेचर है वो ऐसी मटेरियल के ऊपर है वो जो शीट टाइप है। अब रॉड से हम निकल गए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। So still then, Allah Hafiz.